हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में देना था और आप लोगों ने आंसर दिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन था दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान मानधन योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की? तो आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया है दोस्तों। इसका आंसर है सी, रांची। और इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो 12 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा। और दोस्तों इसका कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो योजना है किसान वैसे किसान के लिए है दोस्तों जिनके पास 2 हेक्टेयर, ठीक है, 2 हेक्टेयर का खेती है, उनके पास ज़मीन है। और इसमें वैसे किसान शामिल होंगे जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष की आयु है, ठीक है। और ये 20 से 40 वर्ष तक, 20 से 42 वर्ष तक, ठीक है, ये 55 से 200 रुपये तक का इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे दोस्तों। और जैसे ही इनका 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो इन्हें प्रति महीने 3000 पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो ये इसका मुख्य बिंदु था दोस्तों। इसका एक और मुख्य बिंदु है दोस्तों, वह है कि किसान मानधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान मानधन योजना जो है उसका प्रबंधन किसके हाथ में है? ऑप्शन दिया रह सकता है दोस्तों, जैसे वित्त मंत्रालय हुआ, नाबार्ड हुआ, इस तरह करके 4 ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। किसान मानधन योजना का प्रबंधन किसके हाथ में है? तो LIC के हाथ में है, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर दिया है मैं उनका नाम लेता हूँ, ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो उनका पहला नाम है दोस्तों धनंजय सिन्हा, सेकंड नेम है एग्जाम टेक टुडे, थर्ड नेम है राजू प्रजापति, फोर्थ नेम है शशिकांत, फिफ्थ नेम है निरंजन कुमार, सिक्स नेम है विवेकानंद कुमार और 7 में है गुमला टैलेंट। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। और आज भी मैं आपके लिए जो वीडियो तैयार किया हूँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ लास्ट में, नेक्स्ट वीडियो से दूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों वह है मैला आंचल से रिलेटेड है। मैला आंचल उपन्यास आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आज दोस्तों हम लोग मैला आंचल का पार्ट 1 देखेंगे। मैला आंचल भी दोस्तों गोदान उपन्यास की तरह ही काफ़ी बड़ा उपन्यास है। और अगर प्रेमचंद का दोस्तों गोदान बहुत फेमस है, उसी तरह फनेश्वर नाथ रेणु जी का भी मैला आंचल अपने समय का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। एक इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि प्रेमचंद का गोदान आज़ादी के पहले का उपन्यास है और मैला आंचल आज़ादी के बाद फनेश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसका 3 पार्ट में लाऊंगा। पार्ट 1 में हम लोग फनेश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय देखते हैं और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे दोस्तों वो देखेंगे। सेकेंड जो वीडियो रहेगा दोस्तों उसमें हम लोग जितने भी पात्र हैं उनके बारे में मुख्य पॉइंट देखेंगे और थर्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन में लाऊंगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा उपन्यास है तो एक वीडियो में नहीं आ पाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए मैंने लाया। तो चलिए आज दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और फनेश्वर नाथ रेणु जी के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने फनेश्वर नाथ रेणु जी का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा, स्कूल में, कॉलेज में। हिंदी क्षेत्र के तो जो भी हैं दोस्तों वो किसी न किसी तरह से तो प्रेमचंद का हो गया नाम या फिर फनेश्वर नाथ रेणु का, ये सब का नाम हम लोग सुनते ही आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, फनेश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है दोस्तों 4 मार्च 1921 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो औराही हिंगना गांव है दोस्तों, ठीक है। औराही हिंगना, फारबिसनगंज, अररिया, बिहार में। ये वर्तमान में ये एड्रेस है दोस्तों, अररिया में ये पड़ता है। औराही हिंगना फारबिसन अभी अररिया में पड़ता है। लेकिन जब इनका जन्म हुआ था दोस्तों 21 में, उस वक्त औराही हिंगना फारबिसनगंज कहाँ था? तो ये पूर्णिया जिले में आता था दोस्तों। देखिए फनेश्वर नाथ रेणु, नेक्स्ट पॉइंट है, फनेश्वर नाथ रेणु के जन्म के समय औराही हिंगना फारबिसनगंज पूर्णिया जिले में आता था। दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछा गया कि जन्म के समय कौन से जिले में, कहने का मतलब है कि फनेश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिले में हुआ था? अगर अररिया है और पूर्णिया है तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों पूर्णिया आंसर देने का। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फनेश्वर नाथ रेणु जी के माता पिता का नाम है दोस्तों, तो इनके पिताजी का नाम क्या है?
श्री शिलानाथ मंडल, ठीक है, और माता जी का नाम है श्रीमती पानु देवी। पिता का नाम श्री शिलानाथ मंडल और माता जी का नाम श्रीमती पानु देवी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फणेश्वर नाथ रेणु की प्रारंभिक पढ़ाई भारत और नेपाल, क्योंकि दोस्तों ये अररिया और ये पूर्णिया जो जिला है दोस्तों, ये नेपाल से सटा हुआ जिला है, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक पढ़ाई भारत में भी हुई थी और नेपाल में भी हुई थी दोस्तों। और नेपाल में जो ये पढ़ाई कर रहे थे दोस्तों, तो कोइराला जो परिवार है दोस्तों, ठीक है, बहुत फेमस परिवार है नेपाल का। इस परिवार से प्रधानमंत्री भी हुए नेपाल के। तो कोइराला परिवार के साथ रहते हुए में ही इन्होंने नेपाल में पढ़ाई की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 1942 में, ये भारत छोड़ो आंदोलन का समय है दोस्तों, वर्ष 1942 में रेणु जी इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से पास किए थे दोस्तों, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है। 1942 में रेणु जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास की, और जैसे ही इन्होंने पास की दोस्तों, उसके बाद वो भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े, यानी कि उस वक्त जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें वो शामिल हो गए थे 1942 में। नेक्स्ट है 1950, 42 के बाद दोस्तों 50, ठीक है। 1950 में रेणु जी नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन, नेपाल में एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, तो उसमें भी वो शामिल हुए 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए, और कई बार वो जेल भी गए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों आंदोलन से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो इसका जवाब जरूर से दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फणेश्वर नाथ रेणु ने 3 शादियां की थी दोस्तों, ठीक है। तो उनकी पहली पत्नी का नाम क्या था, रेखा रेणु, सेकंड जो पत्नी थी उनका नाम था पद्मा रेणु, और थर्ड में जो पत्नी थी उनका नाम था लतिका रेणु। तीनों का नाम याद रखिएगा, इसमें लतिका रेणु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फणेश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन है दोस्तों, तो यह है मैला आंचल। फणेश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास कौन सा है, तो वह है मैला आंचल। और दोस्तों इनकी जो तीसरी पत्नी है दोस्तों लतिका रेणु, मैला आंचल जब फणेश्वर नाथ रेणु लिख रहे थे दोस्तों, तो इनमें इनका काफ़ी हाथ है, ठीक है, काफ़ी सहयोग रहा था। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन इंपॉर्टेंट है, ये मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था, 1954 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैला आंचल का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है, कुछ भी नाम लेखक के नाम से ना पूछा जाए, वर्ष से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देकर, ठीक है दोस्तों। तो मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1954। दोस्तों यहाँ एक पॉइंट था दोस्तों, ये 1953 में बीमार हो गए थे दोस्तों, और उसी के बाद जब ये बीमार हुए दोस्तों, तभी इनके मन में लिखने का जिज्ञासा हुई दोस्तों, और तभी 1953 के बाद ही ये लिखना शुरू किए थे। और जब ये प्रथम उपन्यास लिखे मैला आंचल, तो वह प्रकाशित हुआ 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसी में मैला आंचल उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो मैला आंचल उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, आप देखेंगे 200-250 से भी ज़्यादा पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। लेकिन इसमें मैला आंचल उपन्यास में फणेश्वर नाथ रेणु ने किसी पात्र को नायक, प्रमुख किरदार नहीं दिया दोस्तों। ये वहाँ जिस जगह पर को लेकर के ये उपन्यास लिखा हुआ है, उस अंचल को, उस क्षेत्र को ही वो मुख्य पात्र बनाते हैं। इसलिए इसमें कोई किरदार मुख्य पात्र ना होकर आंचलिक, मतलब जो जगह है वो मुख्य पात्र है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मैला आंचल उपन्यास आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। अपने समय का इकलौता ये उपन्यास है दोस्तों जो इस तरह का लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा कितने उपन्यास लिखे गए दोस्तों, तो ये 6 उपन्यास लिखे गए थे। फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा 6 उपन्यास लिखे गए। उसमें पहला उपन्यास तो हम लोगों ने देखा, वो क्या था, मैला आंचल, 1954 में हुआ था, याद रखिएगा इसे। सेकेंड है दोस्तों प्रति परिकथा। ये दोनों जो उपन्यास है दोस्तों, ये आंचलिक उपन्यास है। और ये जो 2 उपन्यास इन्होंने लिखा दोस्तों, मैला आंचल खासकर 1954 में, ये रातों रात दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस हो गए थे मैला आंचल को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास हुआ। और उसके बाद इन्होंने प्रति परिकथा लिखा, आंचलिक उपन्यास है, ये भी काफ़ी फेमस हुआ, और ये दोनों के कारण ही वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। लेकिन इसके बाद इन्होंने 4 और उपन्यास लिखा है दोस्तों, जो काफ़ी प्रसिद्ध नहीं हुआ, फिर भी उन्हें देख लेते हैं। एक है जुलूस, चौथे नंबर पर दीर्घ तपा,
5वें नंबर पर जो उपन्यास है वो है कितने चौराहे, और 6ठे नंबर पर जो उपन्यास है उसका नाम है पलटू बाबू रोड। ठीक है, तो ये 6 उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह। दोस्तों हम लोगों ने कहानी सेक्शन में पढ़ा था दोस्तों, जैसे अभिशप्त कहानी संग्रह था, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या भी कहानी संग्रह है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। उसी तरह जब फणीश्वर नाथ रेणु भी कहानी संग्रह लिखे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा है दोस्तों, तो पहला है अग्निखोर, दूसरा है ठुमरी कहानी संग्रह है, तीसरा जो कहानी संग्रह है वो है अच्छे आदमी, और एक कहानी संग्रह है एक आदिम रात्रि की महक। ये 4 कहानी संग्रह है दोस्तों जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। वीडियो छोटा है दोस्तों और लेखक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो महिला आंचल लिखा गया काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, तो फणीश्वर नाथ रेणु से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध कहानियाँ, इनके द्वारा कहानी भी लिखा गया है दोस्तों, तो जो इंपॉर्टेंट रहे हैं दोस्तों मैंने उसका ही नाम लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो इतने से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो 4 कहानियाँ कौन कौन सा है दोस्तों देख लेते हैं। मारे गए गुलाम, ठीक है, पहला जो कहानी है मारे गए गुलफाम, सॉरी गुलाम नहीं है, मारे गए गुलफाम, ठीक है। दूसरा जो कहानी है वह है लाल पान की बेगम, तीसरा है पंच लाइट, और चौथा जो कहानी है वह है तबे एकला चलो रे। ये 4 कहानियाँ दोस्तों, ये 4 कहानी में दोस्तों एक कहानी बहुत फेमस हुई थी दोस्तों, ठीक है, जिस पर फिल्म भी बनी है। वह कौन सी फिल्म है दोस्तों, तो देखिए नीचे मैंने लिखा है तीसरी कसम, ठीक है, तीसरी कसम फिल्म है, नाम से फिल्म बनी थी जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थे। तो ये जो 4 कहानी दोस्तों उसी में से एक कहानी के आधार पर बना था तीसरी फिल्म। तो वो कौन सा कहानी है, तो मारे गए जो गुलफाम कहानी है दोस्तों, यही तीसरी कसम फिल्म बनी है। ठीक है, तीसरी कसम, ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, 100% मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। तीसरी कसम किस कहानी के आधार पर बनी हुई फिल्म है, तो मारे गए गुलफाम, ठीक है, कहानी का नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मैला आंचल उपन्यास के लिए रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, मैला आंचल के लिए रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। नीचे दोस्तों मैंने एक पॉइंट लिखा है, पिछले साल से ही रिलेटेड है, तो उसे एक नज़र में देख लेते हैं। 2019 में यूथ फॉर बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय धानुक एकता महासभा नहीं है, महासंघ, ठीक है, महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री उदय मंडल, ठीक है, ने भारत सरकार से फणीश्वर नाथ रेणु को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की थी। ठीक है, ये 2019 में जब भारत रत्न देने की चल रही थी दोस्तों, किन्हें दिया जाएगा, तो इनके द्वारा मांग किया गया था। उदय मंडल हैं जो यूथ फॉर बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, महासचिव हैं, तो उनके द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की गई थी, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के समकालीन कवि और उनके परम मित्र हैं, कौन है, समकालीन कवि थे दोस्तों और उनके वो परम मित्र भी थे, तो उनका नाम था सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये जो है उनके समकालीन कवि थे और इनके परम मित्र भी थे। आप देखेंगे दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु के कुछ उपन्यास और कहानियाँ पढ़ेंगे तो उसमें कटिहार जगह का, कटिहार जिले का काफ़ी वर्णन, काफ़ी नाम आएगा। ये जो उनके मित्र हैं अज्ञेय, ये वहीं के रहने वाले थे, तो उनके कहानी में कटिहार जगह का भी काफ़ी बार जिक्र आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर 11 अप्रैल 1977, ठीक है, पटना में। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई है, तो 11 अप्रैल 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मैला आंचल उपन्यास से रिलेटेड है। जब फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल उपन्यास लिखा गया था तो वो कुछ कह रहे थे, ठीक है, उसको लेकर। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है, मैला आंचल उपन्यास के द्वारा रेणु जी ने भारत के आज़ाद होने, ये जो मैला आंचल उपन्यास लिखा दोस्तों वह 1954 में लिखा हुआ है, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद। ठीक है, तो भारत के आज़ाद होने के तुरंत बाद भारत की राजनीतिक
आर्थिक सामाजिक परिदृश्य को इंगित करते हुए कहते हैं। इनका जो उपन्यास है दोस्तों मैला आंचल, ये मैरीगंज गांव है पूर्णिया का, उसके ऊपर है। तो वहाँ का जो राजनीतिक स्थिति थी दोस्तों, सामाजिक आर्थिक जो भी वो देख रहे थे, उसके आधार पर इन्होंने ये उपन्यास लिखा है, ठीक है, आंचलिक उपन्यास। तो वो कहते हैं दोस्तों कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है। मैंने किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इनका कहना है दोस्तों, ये मैरीगंज के बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो आज़ादी के बाद जो वहाँ के दृश्य था दोस्तों, तो उसमें कुछ लोग अच्छे थे दोस्तों जो अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है, कुछ बुरे लोग थे जो बुरा काम कर रहे थे। तो इनका कहना है कि मैं उसमें से किसी चीज़ से बचकर नहीं निकला, मैंने सभी चीज़ों को सही जगह पर रखा है और जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिखने की कोशिश की है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास से है, ठीक है। तो इसे फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह किस उपन्यास का दोहा है या सेंटेंस है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैला आंचल। और किन के द्वारा? तो फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तो ये एक क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर काफ़ी बातें हुई हैं। चलिए देख लेते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु के आलोचकों, दोस्तों किसी न कोई भी ऐसा व्यक्ति होता ही है दोस्तों जिनके कुछ समर्थक होते हैं, कुछ आलोचक भी होते हैं। तो फणेश्वर नाथ रेणु के भी आलोचक थे। तो फणेश्वर नाथ रेणु के आलोचकों ने मैला आंचल उपन्यास को किस उपन्यास की नकल बताने की कोशिश की? कहने का मतलब है दोस्तों, फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो मैला आंचल लिखा गया था, तो इनके जो आलोचक थे उनका कहना था कि यह किसी और उपन्यास की नकल है, उसको देखकर ही फणेश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल उपन्यास लिखा है। तो वो कौन सा उपन्यास है दोस्तों? तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है सतीनाथ भादुरी। दोस्तों ये बंगाल के लेखक हैं, ठीक है, सतीनाथ भादुरी द्वारा रचित बांग्ला उपन्यास है दोस्तों, ठीक है। उपन्यास का क्या नाम है? दोधाई चरित्र मानस। उपन्यास का क्या नाम है? बंगला उपन्यास दोधाई चरित्र मानस। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बंगला उपन्यास है दोधाई चरित्र मानस, किनके द्वारा लिखा हुआ है? तो सतीनाथ भादुरी के द्वारा। इसी उपन्यास को लेकर के दोस्तों आलोचकों ने कहा था कि मैला आंचल उसकी नकल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मैं उपन्यास के बारे में बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो मैला आंचल लिखा गया दोस्तों, तो उसमें पात्र मुख्य भूमिका में उनका कहना नहीं है, जो मैरीगंज गांव है वो मुख्य भूमिका में है। फिर भी इसमें पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पात्र के बारे में देखेंगे, जिसमें बहुत सारे पात्र हैं। मैंने एक दो नाम बता देता हूँ। जैसे उसमें दोस्तों एक डॉक्टर प्रशांत है, ये मुख्य पात्र तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप उपन्यास पढ़िएगा तो ये मुख्य पात्र हैं और इन्हें नायक भी बोला जा सकता है। किन्हें? तो डॉक्टर प्रशांत को। फिर इसमें दोस्तों कुछ और नाम है, जैसे बालदेव है, रामकृपाल सिंह है, विश्वनाथ प्रसाद है, खेलावन यादव है, ज्योतकी है, कुछ महिलाएं हैं दोस्तों, लक्ष्मी है, कमला है, ममता है, एक महंत हैं सेवादास। तो कल दोस्तों हम लोग ये जो कैरेक्टर हैं इनके बारे में ही देखेंगे अच्छे से, पॉइंट एक एक कर और उसके बाद मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। छोटा वीडियो है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है, लेखक से रिलेटेड और उपन्यास से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा अच्छे से। और आज का वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और वैसे फ्रेंड जो मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें यह वीडियो अच्छा लगा तो वो भी लाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर कुछ कमी लगी तो मुझे बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।